Welcome students to the online physics classes. Students, in the previous video we have discussed about the point moment of inertia, and now we will discuss relation between moment of inertia and moment of torque. यानी कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द जड़त्व आघूर्ण, कि हमारा जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है। हमने आपको बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण दोनों ही बताए हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है और वो अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है, यानी घूम रहा है, और जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोणीय त्वरण है, वो अल्फा है। और ये जो सिस्टम है ये कई छोटे छोटे मासेस के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सपोज कीजिए मास m1 है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से r1, ये पॉइंट m2 है, पार्टिकल डिस्टेंस r2, यहां पर पार्टिकल m3 है, डिस्टेंस r3, एंड कोई पार्टिकल mn है, डिस्टेंस rn। तो बहुत सारे मेरे पास पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस हैं m1 m2 एंड सो ऑन, एंड देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पॉइंट r1 r2 एंड r3 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि माना m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय त्वरण द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मास m1। तो एक रिलेशन था A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो हम कह सकते हैं A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, जितने मास पार्टिकल हैं पूरे अल्फा एंगल से, वो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब ये मूवमेंट कर रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स भी होगा, तो m1 द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल F1 क्या हो जाएगा, m1 अल्फा, तो m1 A1, क्योंकि रेखीय होता है। अब A1 की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा F1 इज इक्वल टू m1 R1 अल्फा। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का कि जब A1 है इसका लीनियर एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण है वो R1 अल्फा के बराबर होता है। ये रिलेशन मैंने आपको बताया है। तो जो फोर्स लगेगा लीनियर फोर्स F इज इक्वल टू m1 A1, A1 के हमने पहले पुटअप की F1 इज इक्वल टू m1 R1 अल्फा। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई, जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तब m1 द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी τ1 इज इक्वल टू F1 इंटू R1। तो τ इज इक्वल टू F इंटू R होता है। तो हम m1 मास के द्रव्यमान के लिए ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, F1 के लिए रखेंगे m1 R1 अल्फा, क्लियर, इंटू R1। तो τ हो जाएगा, τ1 इज इक्वल हो जाएगा m1 R1 स्क्वायर अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो हमारे पास बल आघूर्ण आया, ये किस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, केवल एक मास पार्टिकल m1 के लिए। तो इसी तरह से क्या होगा, m2 के लिए होगा, m3 के लिए होगा, m4 के लिए होगा। जितने भी मास पार्टिकल होंगे उन सभी के लिए ये τ1 τ2 τ3 इस तरह से वैल्यू रिप्रेजेंट होकर आएंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, मैं इसको रख कर रहा हूं, इसी प्रकार
टो टू इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर एल्फा एंड टो 3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर एल्फा। और इसी तरह से क्या होगा आपका, टो n इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर एल्फा। तो ये जितने छोटे छोटे मास पार्टिकल हैं उन सभी के लिए क्या हो गया आपका, मोमेंट ऑफ टॉर्क हो गया। नेक्स्ट, तब हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे जो ऑब्जेक्ट वाला जो पूरा पिंड है, इसका जो बलागुण होगा इन छोटे छोटे पार्टिकल के कुल बल आघूर्णों के योग के बराबर होगा। द टोटल मोमेंट ऑफ टॉर्क्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ टॉर्क्यू ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स। So we can write that tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to so on tau n. On putting the values, so tau is equal to m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha up to so on mn rn square alpha। तो पूरी टर्म में से कॉमन क्या है हमारे पास, अल्फा कॉमन है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर, और बाहर हो जाएगा हमारा अल्फा कॉमन। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू समेशन mi r स्क्वायर इंटू अल्फा। और ये टर्म क्या होती है हमारी, जड़त्व तो आघूर्ण मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर उसके एक्सिस के थ्रू। तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में आपका ये संबंध होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि जब ऑब्जेक्ट लीनियर वे में घूम रहा है तो जो उसका रेखीय त्वरण होगा वो हो जाएगा टो r1 अल्फा, जो आया था हमारा a इज इक्वल टू r1 अल्फा। जब घूम रहा है मोशन में घूम रहा है तो उसका फोर्स वर्क करता है। जब फोर्स वर्क कर रहा है इट मीन्स जो फोर्स हो जाएगा m1 a1। a1 की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा हमारा F इज इक्वल टू m1 r1 इंटू अल्फा। तो वहां से हमने क्या वैल्यू निकाली थी, अपने टॉर्क निकाला था, टॉ निकाला था, और हर पार्टिकल का ईच पार्टिकल क्या किया हमने, एक एक मोमेंट ऑफ टॉर्क्यू निकाला और उन सभी को क्या कर दिया, फाइनली ऐड कर दिया। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आएगा निकल कर, ये होगा आपका बलागुण और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। घूर्णन गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है और वह छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने कुछ पार्टिकल्स लिए हैं m1 m2 m3 एंड mn, whose distance from point O is r1 r2 r3 एंड rn। इनकी अब अपनी अलग अलग क्या है, एक डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट O से, और ये जो ऑब्जेक्ट है अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने अक्ष के परिधि है ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो मेरे पास जितने पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3, इन सभी का जो वेग होगा, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट इस पूरे पिंड का जो कोणीय वेग होगा कैसा होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि माना m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग, क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा से आया रिलेशन जो हमने पहले कराया था, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ये पॉइंट हमारा उसी पॉइंट से लिया गया है। तो हमारे पास क्या होगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। तो हम कह सकते हैं इस कण की गतिज ऊर्जा
क्या हो जाएगी, K1 इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो K1 बराबर 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो v1 की वैल्यू रखेंगे r1 ओमेगा, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगी, एक अकेले पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी अब, क्योंकि हमारे पास कोणीय वेलोसिटी यहां पर आ चुकी है, कोणीय वेग आ चुका है। इसी प्रकार जो हमारे और भी जो पॉइंट होंगे उनकी भी अपने घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। तो K2 इज इक्वल टू 1/2 m1 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से K3 इज इक्वल टू 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तब पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस डॉट Kn। मेरे पास जितने भी अपने पार्टिकल्स होंगे उन सभी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाएगी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, K इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 K2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, जो भी वैल्यू उनमें कॉमन होगी हम उन कॉमन वैल्यू को निकाल लेंगे। तो फाइनली हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/2 समेशन ब्रैकेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इसी तरह से जो फाइनल वैल्यू आएगी वो mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू पूरे में कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो K इज इक्वल टू 1/2 और समेशन mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हैं mi ri स्क्वायर यानी mr स्क्वायर क्या होता है, आपका जड़त्व आघूर्ण होता है जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम कहें कि यहां पर जो कोणीय वेग है वो ओमेगा बराबर 1 है, तो हम कह सकते हैं K बराबर 1/2 I और I बराबर 2K। तब इस स्थिति में जो जड़त्व आघूर्ण होगा गतिज ऊर्जा का 2 गुना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।